हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास में भी हमारा कल जो टॉपिक चला था वो चला था महाराजा अजीत सिंह के बारे में। हमने कुछ बातें जानी थी और महाराजा अजीत सिंह को हमने पढ़ लिया था। देखो, 2 मिनट में हम महाराजा अजीत सिंह की कुछ रिविजन करना चाहिए तो हम बात करते हैं कि महाराजा अजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था? तो महाराजा जसवंत सिंह इनके पिता का नाम था, जिनकी मृत्यु जमरूद नामक स्थान अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु होती है। देखो, अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हो गया, और जब इनका जन्म लाहौर में हुआ उस समय औरंगजेब ने इनके साथ में चालाकी की, और औरंगजेब ने लाहौर से इनको कहाँ पर बुलाया था? दिल्ली बुलाया था। और दिल्ली बुलाकर क्यों बुलाया, किस कारण से बुलाया? तो इस कारण से बुलाया कि मैं इनको क्या दूंगा? मनसबदारी दूंगा। इस उद्देश्य से उनको दिल्ली बुलाया और वहां पर इनको क्या कर लिया? कैद कर लिया, और कैद कर कर इनको जेल में डाल दिया गया। किसको? इसका एक भाई था अजीत सिंह, और अजीत सिंह का भाई था जिसका नाम था दल थम्मन। उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में से इनको कौन निकाला बाहर? तो इनका संरक्षक बना था, आपके बचपन से ही इनका संरक्षक था आपके दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ इनका क्या था? संरक्षक था। दुर्गादास राठौड़ ने गोराधाई के सहयोग से अजीत सिंह और इनका जो भाई था दल थम्मन, उनको जेल से बाहर निकालता है। जब ये वापस आ रहे थे जोधपुर की तरफ, उस समय दल थम्मन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जेल से किसने निकाला था? तो दुर्गादास राठौड़ ने गोराधाई का सहयोग लेकर इनको जेल से निकाला था। इस कारण जो गोराधाई थी, उन्होंने इनको जब जेल से निकलवाया था, जो निकलवाने में जो सहयोग किया था, उस समय उन्होंने अपने पुत्र का क्या कर दिया था? बलिदान दे दिया था। इस कारण गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई बोलते हैं। वैसे पन्नाधाई कौन थी? तो पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था मेवाड़ में। उसी प्रकार से गोराधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसको बचाया है? आपके महाराजा अजीत सिंह को बचाया। इस कारण मारवाड़ की पन्नाधाई आपके गोराधाई को बोलते हैं। उसके बाद में देखो, बात करते हैं कि इनको जेल से निकालने से लेकर शासक बनाने और मारवाड़ में मुगल जो शक्ति थी उसको दूर करने, इन सब कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? दुर्गादास राठौड़ ने निभाई। 1708 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1708 ईस्वी में जोधपुर का शासक प्रत्यक्ष रूप से दुर्गादास राठौड़ के द्वारा किसको बनाया गया था? अजीत सिंह को बनाया गया था। जब इनको अजीत सिंह को आपके जोधपुर का शासक बनाया गया तो वहां पर ज्यादा किसकी चलती थी? तो शुरू से ही ज्यादा चलती थी आपके दुर्गादास राठौड़ की। इस बात को लेकर अजीत सिंह ने इनको दरबार से निकाल दिया। इसी कारण ओझा ने इनको क्या कहा था? कान का कच्चा कहा था। ठीक है। और इन्होंने अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ में कर दिया था? तो आपके मुगल बादशाह फरूख शेर के साथ में अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह कर दिया था। ठीक है, 1715 ईस्वी में। यह राजस्थान का अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। इसके बाद में हमने दुर्गादास राठौड़ की बात जानी थी कि दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसस कहते हैं। साथ में इनको कहा गया था अणबिंद्या मोती भी कहा गया था। जब अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को दरबार से निकाल दिया तो वो मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास में चले गए थे। किसके पास में? अमर सिंह सेकंड के पास में चले गए। उसके बाद में वो सिप्रा उज्जैन में चले जाते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और सिप्रा उज्जैन में ही उनकी छतरी बनी हुई है। अब देखो, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, हमने कल यह भी बात जानी थी कि अजीत सिंह के 2 पुत्र थे। जो अजीत सिंह का ज्येष्ठ पुत्र यानी अजीत सिंह का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। और अजीत सिंह के बाद में आज शासक कौन बनेगा? अभय सिंह ही शासक बनने वाला है। अभय सिंह के कहने में आकर इसके 2 पुत्र थे। इसका बड़ा पुत्र था अभय सिंह और छोटा पुत्र था भक्त सिंह। तो इसका बड़ा पुत्र अभय सिंह था, उसके कहने में आकर भक्त सिंह ने अजीत सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस कारण मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसको कहते हैं? आपके भक्त सिंह को कहते हैं। और भक्त सिंह ने इनकी हत्या कर दी 79 ईस्वी में की। भक्त सिंह ने इनकी मृत्यु कर दी। कब कर दी? तो भक्त सिंह ने 1714 ईस्वी में इनकी मृत्यु कर दी। इस कारण भक्त सिंह को मारवाड़ का क्या कहते हैं? दूसरा पितृहंता कहते हैं। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, अजीत सिंह का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। देखो, आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभय सिंह के बारे में। जो इनकी पिता की मृत्यु, अजीत सिंह की मृत्यु 1724 ईस्वी में हुई। 1724 ईस्वी में इनकी मृत्यु होते ही शासक बन गया
और 1749 ईस्वी तक ये शासक रहा। किसकी बात करेंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं अभय सिंह की। आज हम किसकी बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे अभय सिंह की। अभय सिंह, इनके पिता की मृत्यु जब 1724 ईस्वी में हुई, उस समय ये शासक बनता है और 1749 ईस्वी तक ये शासक बना था। ठीक है, देखो इनके पिता की, वैसे हम पिता की बात कर चुके हैं कि इनका पिता कौन था। तो इनका पिता था आपके महाराजा अजीत सिंह। कौन था? महाराजा अजीत सिंह, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है कान का कच्चा शासक। किसने कहा था? तो इतिहासकार डॉक्टर हीरानंद गौरीशंकर ओझा ने इनको कान का कच्चा कहा था। ठीक है, इनके पिता को। अब देखो इनके दो पुत्र थे, इनमें एक पुत्र था जिसका नाम था अभय सिंह, और इनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम क्या था? उसका नाम हमने कल भी जाना था, वो आज भी जानते हैं। तो इनका छोटा पुत्र था बख्त सिंह। इन्होंने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। इस कारण इसको मारवाड़ का दूसरी पितृहंता कहते हैं। ठीक है, और शासक कौन बन गया? आपके अभय सिंह शासक बन गए, यानी कि ये क्या था? अजीत सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। अब देखो अभय सिंह की दो बातें आती है। एक तो खेजड़ली की घटना, जो खेजड़ली घटना हुई थी आपके जोधपुर में, वो किसके समय हुई थी? वो आपके जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय ही हुई थी। एक आपके जो हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में, हुरडा कहां पर है? भीलवाड़ा में। 17/7/1734 ईस्वी को जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक थे आपके अभय सिंह। देखो उसकी हम बात कर लेते हैं। और जो खेजड़ली घटना हुई थी 1730 ईस्वी में, उस समय भी शासक कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा ही खेजड़ली घटना को अंजाम दिया जाता है। वो किस प्रकार से दिया गया था उसकी भी हम बात करने वाले। देखो यहां पर हम बात करते हैं कि हुरडा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो हुरडा सम्मेलन के समय, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17/7/1734। इंपॉर्टेंट डेटा में कई बार बता चुका हूं कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन 17/7/1734 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और जोधपुर में जो खेजड़ली घटना हुई है, खेजड़ली घटना कब हुई थी? इससे पहले हुई, हुरडा सम्मेलन से पहले 1730 ईस्वी को। तो खेजड़ली घटना का संबंध किससे है? पहले तो ये बात ध्यान में आपके रहनी चाहिए। तो खेजड़ली जो घटना का संबंध है वो आपके जोधपुर रियासत से है। इसी को बोलते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। राजस्थान का चिपको आंदोलन किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का चिपको आंदोलन आपकी खेजड़ली घटना को बोलते हैं, जो 1730 ईस्वी में हुई थी। और किसके समय हुई थी? अभय सिंह के समय हुई थी। देखो हम खेजड़ली घटना की डिटेल के साथ में बात करते हैं कि खेजड़ली घटना किसके समय कब कैसे हुई, इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और वानिकी यानी कि संरक्षण, वनों के संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? ठीक है, किस कारण से ये घटना को अंजाम दिया था। देखो हम बात करते हैं खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना पहले तो हम बात करते हैं कि किस रियासत में हुई है। तो जो खेजड़ली घटना हुई है वो आपके मारवाड़ रियासत में हुई है। किस रियासत में हुई थी? मारवाड़ रियासत, जिसको हम बोल सकते हैं जोधपुर। सबसे पहले इसका उपनाम जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? उपनाम। इसको बोलते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का चिपको आंदोलन किसको बोलते हैं? जो 1730 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये 1730 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखो राजस्थान का चिपको आंदोलन किसको कहते हैं? तो खेजड़ली की जो घटना हुई थी उसको राजस्थान का चिपको आंदोलन कहते हैं। और इस समय शासक कौन था? तो इस समय जोधपुर का शासक था अभय सिंह। अभय सिंह यहाँ का क्या था? शासक था। अब देखो बात ऐसी हुई है, अभय सिंह यहाँ का शासक था और अभय सिंह को क्या पड़ती है? महल में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। यानी कि जोधपुर का जो महल था उसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जो जोधपुर का महल बन रहा था उसमें निर्माण कार्य के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है।
और लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो लकड़ी लेने के लिए इसका एक व्यक्ति था, इसका एक मंत्री जिसको आप बोल सकते हो, सेनापति जिसको बोल सकते हो, उसका नाम था गिरधर दास भंडारी। क्या नाम था? गिरधर दास भंडारी। और गिरधर दास भंडारी को आदेश कौन देता है? अभय सिंह आदेश देता है कि आप क्या लेकर आइए, वन से लकड़ी लेकर आइए। और गिरधर दास भंडारी पास ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम था, एक गांव पड़ता था जिसका नाम था खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव में गिरधर दास भंडारी क्या करने के लिए चला जाता है? इसका व्यक्ति था जिसका नाम था गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी के द्वारा लकड़ी लेने देखो अभय सिंह के द्वारा आदेश दिया गया गिरधर दास भंडारी को कि आप लकड़ी लेकर आइए। और गिरधर दास भंडारी पास में ही एक गांव पड़ता था जिसका नाम था खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव में कौन पहुंच जाता है? तो खेजड़ली गांव में लकड़ी लेने के लिए गिरधर दास भंडारी पहुंच जाता है। और वहां पर क्या कर दी, गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में वहां पर लकड़ियां काटना शुरू कर दी जाती है। जब लकड़ी काटने की आवाज बिश्नोई समाज, यहां पर कौन सा समाज रहता था? तो यहां पर जो खेजड़ली गांव था वहां पर रहता था बिश्नोई समाज। और बिश्नोई समाज को जब लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी तो वहां पर लोग एकत्रित हो गए बिश्नोई समाज के। और उनमें भी एक व्यक्ति थी जिसका नाम, एक महिला थी जिसका नाम था आपके अमृता देवी बिश्नोई। कौन था? अमृता देवी बिश्नोई। और इसके पति का क्या नाम था? रामू बिश्नोई। तो ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अमृता देवी की और रामू बिश्नोई के नेतृत्व में यहां पर लकड़ी काटने से इनका क्या किया गया? विरोध किया गया। गिरधर दास भंडारी का यहां पर लकड़ी काटने से विरोध किया गया। तो इन्होंने क्या किया? लकड़ी काटने से रोक नहीं लगाई, यानी किसने? गिरधर दास भंडारी ने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया? अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ में मिलकर अपनी गर्दन किसके चिपका ली, यानी कि अपनी गर्दन रख दी। कहां पर? पेड़ काटने से पहले अपनी गर्दन रख दी और 363 लोग पेड़ों के चिपक गए। तो गिरधर दास भंडारी और अभय सिंह दोनों ही है। तो इन्होंने आदेश दिया, यहां पर कितने लोग मारे गए पेड़ काटने में? तो यहां पर 363 लोग मारे गए। अब 363 लोग मारे गए जिनमें कितने पुरुष थे? तो इनमें 69 तो पुरुष थे। साथ में हम बात करें कि महिलाएं कितनी थी, तो 294 इसमें क्या थी? 69 इसमें क्या थी? महिला। ठीक है। और इसमें 294 क्या थे? पुरुष थे। और यहां पर महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो रामू बिश्नोई की पत्नी अमृता देवी बिश्नोई ने यहां पर महिलाओं का नेतृत्व किया था। अब ये घटना कब की है? कि जो चिपको आंदोलन, ये जो घटना है कौन सी? खेजड़ली की घटना है। तो ये घटना कब की है? तो ये घटना आती है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी की यह घटना है। इसी दिन, इसी के सम्मान में क्या बरता है? यहां पर जोधपुर में वृक्ष मेला भरता है। खेजड़ली वृक्ष मेला कहां पर बरता है? जोधपुर में बरता है। और कब बरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर में क्या बरता है? मेला बरता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और जोधपुर हम बात करें कि खेजड़ी किसके झंडे का प्रतीक है? तो बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है उसमें उनके जो झंडा है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपके खेजड़ी है। ठीक है, देखो ये थी कुछ बातें। अब देखो आगे हम बात करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहां पर 363 लोगों ने क्या कर दिया? अपनी जान दे दी। और इसके साथ में इसका पति भी था जिसका नाम था रामू बिश्नोई। इसकी 2 पुत्रियां थी, उन्होंने भी बलिदान दे दिया गया था। अब ये जो घटना हुई है वो कब हुई है? तो ये घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई है। कब हुई है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई है। यानी कि आप बोल सकते हो डेट की हम बात करें तो 28 अगस्त 1730 ईस्वी को। 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली की घटना होती है। इसको राजस्थान का चिपको आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कब, यहाँ पर जो है मेला कब भरता है? मेले की हम बात करें कि मेला कब भरता है तो यहाँ पर खेजड़ली नामक जो गांव है वहाँ पर मेला भरता है। और मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला भरता है।
विश्व का एकमात्र मेला है वृक्ष मेला। विश्व का एकमात्र क्या है? वृक्ष, एकमात्र क्या है? वृक्ष मेला है। यानी कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है? तो खेजड़ली में, खेजड़ली जो गांव है जोधपुर में, वहां पर बढ़ता है। कब बढ़ता है? वही भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन ये मेला बढ़ता है। यदि हम बात करें कि खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, तो हमारे की जाती है दशहरे के दिन। यानी कि दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। यानी कि आपके जिसको बोल सकते हो आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन पूजा की हम बात करें कि खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, तो वो की जाती है आपके आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है। जबकि खेजड़ी दिवस कब आता है, तो खेजड़ी दिवस आपके 12 सितंबर को आता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अलग अलग चीजें हैं कि खेजड़ी का मेला कब बढ़ता है। तो खेजड़ी का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। जबकि खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, तो आश्विन शुक्ल दशमी को की जाती है। जबकि खेजड़ी दिवस कब आता है, तो 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस आता है। अब देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, किसके सम्मान में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो आपके अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में ही दिया जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यावरण के संरक्षण का वो पुरस्कार है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अमृता देवी वानिकी पुरस्कार। क्या नाम है उसका? अमृता देवी बिश्नोई वानिकी पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई वानिकी पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद में यदि हम एक बात और करना चाहे कि पर्यावरण रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था, तो राजस्थान की भी बात कर सकते हो आप कि पर्यावरण रक्षा के लिए सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। तो 2 बिश्नोई समाज की 2 महिलाएं थी, जिनमें एक का नाम था आपके कर्मा और एक का नाम था गोरा। यानी कि बिश्नोई समाज की 2 महिलाएं थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले क्या दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। देखो आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अभय सिंह के दरबारी कुछ विद्वानों की। देखो आगे हम बात करते हैं अभय सिंह के कुछ दरबारी विद्वानों की बात करते हैं कि इनके दरबार में कौन कौन रहते थे, उनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है। क्योंकि महत्वपूर्ण 2-3 नाम उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले आपने सुना होगा वीरभाण का नाम। किसका नाम? इसके दरबार की हम बात करें तो इसके दरबारी विद्वान जिनको आप बोल सकते हो। सबसे पहले इसके दरबारी विद्वान की हम बात करते हैं जिसका नाम था आपके यानी कि सबसे पहले बात करते हैं वीरभाण रत्नु। क्या नाम था? वीरभाण रत्नु ने कौन सी रचना की थी और किसके समय था? तो जोधपुर का शासक अभय सिंह के समय वीरभाण रत्नु था जिसने राज रूपक की क्या की थी? रचना की थी। यानी कि वीरभाण रत्नु ने, इंपॉर्टेंट है कि वीरभाण रत्नु ने किसकी रचना की थी? तो वीरभाण रत्नु ने आपके राज रूपक की रचना की थी। किसकी? राज रूपक। यानी कि राज रूपक की रचना आपके वीरभाण रत्नु ने की थी। इसके बाद में दूसरा नाम आता है करणीदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने लिखा था आपके सूरज प्रकाश। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि करणीदान ने क्या लिखा था। तो करणीदान ने आपके सूरज प्रकाश लिखा था। कि सूरज प्रकाश किसने लिखा था? तो करणीदान ने लिखा था। इसके बाद में एक नाम आता है जगजीवन ने लिखा था अभ्युदय किसने लिखा था? तो आपके जगजीवन ने लिखा था। इसके बाद में एक आता है चारण कवि पृथ्वीराज ने अभय विलास लिखा था। क्या लिखा था? अभय विलास लिखा था। ठीक है, अब देखो इसके अंतिम समय की बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु हुई थी आपके 1749 ईस्वी में। 17 जून 1749 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? आपके अभय सिंह की मृत्यु हुई थी।
अब देखो, इसकी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में शासक कौन बना? तो शासक बना इसका पुत्र, जिसका नाम था आपके राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। अब देखो, इसका पुत्र कौन है, यानी कि अभय सिंह का पुत्र है राम सिंह। इसकी मृत्यु के तुरंत बाद 49 में ही राम सिंह शासक बनता है। और हमने पढ़ा है कि इसके पिता की हत्या किसने की थी? इसका भाई भक्त सिंह था, उसने इसके पिता की हत्या की थी। वो कौन हो गया? अभय सिंह का भाई हो गया। अभय सिंह के भाई और राम सिंह के मध्य विवाद होता है और राम सिंह कुछ समय के लिए शासक बनता है। राम सिंह के बाद में शासक कौन बना, यानी कि राम सिंह के बाद में जो शासक बना था वो बना था आपके भक्त सिंह। राम सिंह के बाद में शासक बन जाता है भक्त सिंह। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ शासक। अब देखो आगे हम बात करते हैं। भक्त सिंह के बाद में एक शासक बना, ये कुछ छोटे छोटे समय के लिए ही थे। और भक्त सिंह की एक बात हम कर भी चुके हैं कि भक्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। इस कारण भक्त सिंह को क्या कहते हैं? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसको बोलते हैं? तो मारवाड़ का दूसरी पितृहंता आपके भक्त सिंह को बोलते हैं। और भक्त सिंह के बाद में जो शासक बना उसका नाम था आपके विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। अब विजय सिंह की भी कुछ बातें आती है कि इन्होंने विजयशाही सिक्के कहाँ पर चलाए थे? तो जोधपुर में विजयशाही सिक्के आपके किसने चलाए थे? तो जोधपुर में विजयशाही सिक्के आपके विजय सिंह ने चलाए थे। साथ में जोधपुर में टकसाल की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर में टकसाल की स्थापना आपके विजय सिंह ने की थी। साथ में हम बात करें कि इन्होंने रेल बाऊ नाम का एक नया कर लगा दिया था। कहाँ पर? जोधपुर में रेल बाऊ नाम का एक नया कर लगा दिया था। किसने? विजय सिंह ने। और विजय सिंह का संघर्ष किसके साथ में होता है? तो विजय सिंह का संघर्ष आपके राम सिंह के साथ में हुआ था। अभी हमने जाना है राम सिंह, तो राम सिंह के साथ में विजय सिंह का संघर्ष हुआ था। साथ में इनकी एक क्या बोलते हैं, पासवान रानी जिसको आप बोल सकते हो, उसका नाम था गुलाब राय। उसकी भी हम बात करेंगे। देखो अब हम शासक बनाते हैं किसको? तो अब हम शासक बनाते हैं आपके विजय सिंह को। अब शासक बन जाएंगे आपके विजय सिंह। शासक कौन बन गए? विजय सिंह। और विजय सिंह का जो शासन काल आता है 1752 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक इनका शासन काल आता है। क्या आता है? सब इनका शासन काल आता है। अब देखो हम आगे की बात करते हैं। ये कब बने? तो ये शासक बनते हैं आपके भक्त सिंह की मृत्यु के बाद में। भक्त सिंह की मृत्यु के यानी कि 1752 ईस्वी में भक्त सिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बने थे? तो विजय सिंह बने थे। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात अब आती है कि इन्होंने एक नया कर लगा दिया था। कहां पर? जोधपुर में रेल बाव नामक रेल बाव कर किसने लगाया था? तो जोधपुर में नया कर लगा दिया था विजय सिंह ने। रेल बाव नाम से एक नया कर लगा दिया था। किसने? विजय सिंह ने एक नया कर लगा दिया था। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में एक बात और आती है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जोधपुर में विजयशाही सिक्के किसने चलाए थे और जोधपुर में टकसाल की स्थापना किसने की थी? सिक्के ढालने की, सिक्के बनाने की टकसाल की स्थापना किसने की थी? तो सिक्के बनाने की टकसाल की स्थापना जोधपुर में आपके विजय सिंह के द्वारा ही की जाती है। तो इन्होंने जोधपुर में कौन से सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने जोधपुर में चलाए थे विजय शाही। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विजयशाही सिक्के किसने चलाए थे? तो विजयशाही सिक्के आपके विजय सिंह ने चलाए थे। और जोधपुर में ही ये सिक्के चलाए और जोधपुर में ही इन्होंने एक चांदी की टकसाल की स्थापना की थी। टकसाल की। अब देखो, ठीक है, ये बात और ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इनकी एक बात और करते हैं कि इनकी एक पासवान रानी थी। पासवान रानी कि विजय सिंह की एक पासवान रानी थी जिसका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय। कि विजय सिंह की एक पासवान रानी थी जिसका नाम था गुलाब राय। और गुलाब राय बहुत ही सुंदर थी और इससे क्या हो गया, यानी कि इसकी जो पासवान रानी है, दासी जिसको आप बोल सकते हो,
उससे इसको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। सुंदर होने के कारण इसको सुंदरता के साथ में इसको प्रेम हो गया। और जब इसको प्रेम हुआ तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गुलाब राय को किसकी संज्ञा दे दी, तो इसको कहते हैं मारवाड़ की नूरजा। क्या कहते हैं, तो इसको वीर विनोद की रचना किसने की थी, तो वीर विनोद की रचना आपके श्यामल दास ददवाड़िया ने की थी। श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, जिनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेवाड़ का जब इतिहास हमने पढ़ा था तो 3 लोगों के समक्ष ये कौन थे, तो आपके श्यामल दास जी 3 लोगों के समक्ष थे। ठीक है, कवि राजा की उपाधि किसने दी थी, वीर विनोद का लेखन कार्य किसके समय शुरू हुआ था, और किन्होंने इस पर रोक लगा दी थी, सभी बातें हमने जानी थी। तो गुलाब राय को वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार गुलाब राय को क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है मारवाड़ की नूरजा। यानी कि मारवाड़ की नूरजा किसको कहा गया है, तो आपके वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मारवाड़ की नूरजा किसको कहा गया है, तो आपके गुलाब राय को कहा गया। अब देखो ये इसकी प्रेमिका है, और प्रेमिका के साथ में रहकर व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। वो कहते हैं ना कि जितना व्यक्ति का दिमाग सही रहता है ना, आशिक आदमी का दिमाग, यानी कि आशिक, जितना सही व्यक्ति का दिमाग सही रहता है ना, उतना दिमाग तो आशिक आदमी का खराब रहता है। तो इसने क्या किया, गुलाब राय के प्रभाव में आकर इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिएगा, मान सिंह को बना दिया। उत्तराधिकारी किसको बनाया, मान सिंह को बनाया। मान सिंह कौन सा, वही जोधपुर वाला मान सिंह जिसको सन्यासी राजा कहते हैं, जिसने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि अपनी गुलाब राय जो इसकी जो पासवान रानी थी उसके प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, तो अपना उत्तराधिकारी, वैसे इसके कोई पुत्र नहीं था, स्पष्ट ध्यान रखना है कि गुलाब राय के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इसने मान सिंह को क्या लिया था, गोद लिया था। किसने, गुलाब राय ने गोद लिया था, और इस गोद लिए हुए पुत्र को ही पासवान रानी का पुत्र हो गया, इसको क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जब सरदारों ने इसका विरोध किया, सरदारों के द्वारा जब इसके जो गोद लिए हुए पुत्र मान सिंह का विरोध किया, तो फिर इसको कैंसिल किया, नहीं अपना उत्तराधिकारी मान सिंह को कैंसिल किया। किसने, विजय सिंह ने कैंसिल किया, और अपना दूसरा जो उत्तराधिकारी बनाया वो किसको बनाया था, भीम सिंह को बनाया था। अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, यानी कि अपना उत्तराधिकारी भीम सिंह को बनाया था। वही भीम सिंह कौन से, जो देबारी समझौता हुआ था आपके, तो देबारी समझौता अभी हम बात कर लेते हैं। तो अपना उत्तराधिकारी फिर से किसको बना दिया, भीम सिंह को बना दिया। अब इसके बाद में शासक बन जाएंगे भीम सिंह। किसके बाद में, विजय सिंह के बाद में शासक कौन बने, तो आपके भीम सिंह शासक बने। और भीम सिंह के बाद में शासक बनते हैं आपके मान सिंह, जो क्या थे, जो गोद लिए हुए पुत्र थे, लेकिन इनकी पासवान रानी थी जिसका नाम था गुलाब राय। विजय सिंह की पासवान रानी गुलाब राय का गोद लिया हुआ पुत्र कौन था, मान सिंह था। और मान सिंह शासक बाद में बनेगा, उससे पहले विजय सिंह के बाद में शासक बनेगा आपके भीम सिंह। कौन बने था, भीम सिंह शासक बना था। अब देखो क्या होता है, आपने सुना होगा 1700, यानी कि आपने नाम भी सुना होगा, आपने सुना होगा 1807 ईस्वी की एक घटना हुई है। 1807 ईस्वी में एक घटना हुई थी, उसका नाम था देवबारी, नहीं सॉरी 1708 में हुआ है देवबारी समझौता। यहां पर 1807 की हम बात करें तो यहां पर हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। ये कब हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। देखो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ उस समय आपके मेवाड़ का शासक कौन था, तो मेवाड़ का शासक भी आपके भीम सिंह था। ठीक है, वैसे हम इसकी बाद में बात करने वाले हैं, थोड़ी ही बात करेंगे। यहाँ पर जो मेवाड़ का शासक था भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ में जाती है, मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में कृष्णा कुमारी की सगाई हो जाती है। तो इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो जाती है आपके, जैसे ही इसकी सगाई हुई, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में होता है। तो सगाई होते ये इतना खुश हो जाता है
कि कुश होते ही इतना कुश हो गया कि ये परमानेंट ही कुश हो गया। कब? 1803 ईस्वी में ये एक परमानेंट कुश हो जाता है। उसके बाद में कृष्णा कुमारी का रिश्ता यहाँ से कैंसिल होता है और जयपुर के जगत सिंह के साथ में उसका रिश्ता तय हो जाता है। और मान सिंह के बाद में शासक बनता है आपके भीम सिंह के बाद में शासक बनता है मान सिंह, जिसको सन्यासी राजा बोलते हैं। और सन्यासी राजा ने यह हठधर्मिता की कि जो मेरे भाई की पत्नी होने वाली थी वो राठौड़ों की जो पत्नी होने वाली थी वो राठौड़ों की ही पत्नी होनी चाहिए थी। यानी कि जो कृष्णा कुमारी का रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था उसका रिश्ता किसके साथ में होना चाहिए? मेरे साथ में होना चाहिए। और इसके बाद में 1807 ईस्वी में जयपुर और आपके जोधपुर के जो शासक थे जगत सिंह और मान सिंह सन्यासी राजा, उनके मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। उसमें विजय किसकी होती है? विजय उसमें होती है जगत सिंह, यानी जयपुर की उसमें विजय होती है। उसकी बात हम करेंगे कल, ठीक है। तो इस प्रकार ये भीम सिंह शासक बने थे। तो कृष्णा कुमारी विवाद से पहले कृष्णा कुमारी का रिश्ता यानी सगाई किसके साथ में हुई थी? तो मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में कृष्णा कुमारी की क्या हुई थी? सगाई हुई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में शासक बनता है भीम सिंह के साथ में बाद में शासक बना मान सिंह है राठौड़ 1803 ईस्वी में शासक बना, 1843 ईस्वी तक ये शासक बना था। मान सिंह राठौड़ को क्या बोलते हैं? तो सन्यासी राजा। मान सिंह राठौड़ को क्या बोलते हैं? सन्यासी राजा बोलते हैं। यानी कि नाथ संप्रदाय का, जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय आ गया था? तो जोधपुर का जो राठौड़ वंश था उसमें नाथ संप्रदाय का प्रभाव आपके सन्यासी राजा मान सिंह के समय आ गया था। इन्होंने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कक्षाएं लेने के लिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आपको जरूर एक बार शेयर करना है। ओके, थैंक यू।